आज हम कक्षा 10वीं गणित का 8वां चैप्टर देखेंगे, है ना, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय क्यों बोला है? परिचय क्यों बोला है? परिचय मतलब बिल्कुल एकदम प्रारंभिक बातें पढ़ना है, क्योंकि त्रिकोणमिति के बारे में हमने कक्षा 10वीं तक किसी भी क्लास में कुछ भी बातें हमने नहीं सीखी है। इसके बाद में जब हम यहाँ पर कुछ बातें सीख लेंगे त्रिकोणमिति के बारे में कि भाई त्रिकोणमिति होता क्या है, कैसे बनी है, इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है, या इसमें जो प्रमुख मेन सूत्र है वो क्या होते हैं, कैसे उसको उत्पन्न किया जाता है, उसकी मदद से कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर मिलेगा आपको 9th चैप्टर, उसको बोला जाता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है ना, तो अनुप्रयोग देखेंगे हम 10th क्लास में ही, अगला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में 11th क्लास आएगी, तो 11th क्लास में तो त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा और 12th क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब त्रिकोणमिति कभी खत्म नहीं होने वाली जीवन में, ये बात याद रखो। आप पढ़ाई करो तो भी और ना करो तो भी, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो स्कूल नहीं जाता है या जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है उसको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और हमने हमारे लाइफ में त्रिकोणमिति कई बार यूज़ भी की है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमने त्रिकोणमिति का उपयोग कर लिया है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होगी कि भैया त्रिकोणमिति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्यों है उस पर भी अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखना, ध्यान देना इधर। पहले तो हम त्रिकोणमिति होती क्या है, इसका इतिहास की भी बात करेंगे कि भाई इसका इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे त्रिकोणमिति की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। फिर कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे, और फिर उसके पूरक कोण क्या होते हैं और पूरक कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे। और फिर उसके बाद में कुछ सर्वसमीकाएँ है और प्रश्नावली है, और ऐसा करके ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारांश, पूरे अध्याय का निचोड़, और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम करेंगे, तो जिससे पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें कि भैया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति, देखिए ध्यान देना इधर, त्रिकोणमिति अगर मैं इसके 3 पार्ट कर दूं, त्रिकोणमिति के 3 टुकड़े कर दूं, तो त्रि का मतलब हो गया 3। आपको मालूम ही है कि त्रि मतलब 3 होता है। कोण का मतलब कोण ही होगा, और मिति का मतलब होगा माप। क्या होगा? मिति का मतलब माप। 3 कोणों के माप की बात की जाती है, उसको त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसका थोड़ा सा इंग्लिश में शब्द अर्थ देखिए आप, ट्रिगोनोमेट्री। गड़बड़ है थोड़ा सा मामला। क्या गड़बड़ है? ट्राई मीन्स होता है 3। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3 का मतलब तो 3 ही हुआ। यहां पर ये इसका अर्थ और इसका अर्थ तो एक ही हो गया। गॉन जो शब्द होता है वो गॉन मीन्स साइड होता है। साइड मतलब भुजा, और मेट्री मतलब मेजर से बना हुआ है। ये शब्द कैसे बना हुआ है? मेजर का मतलब होता है माप। दोनों का अर्थ अलग अलग दिखाई दे रहा है। 3 कोण की माप, और इंग्लिश में देखेंगे तो 3 भुजा की माप। ऐसा क्यों भाई? हिंदी में अर्थ अलग, इंग्लिश में अर्थ अलग, शब्द एक ही है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैंने मान लिया जाए कि एक त्रिभुज बनाया, ये एक त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो क्या क्या दिखाई दे रहा? क्या दिखाई दे रहा? एक ये शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है, और ये वाला शीर्ष है। क्या है? 3 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसके साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो ये एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और तीसरी भुजा ये है। मतलब 3 शीर्ष है इसमें, 3 शीर्ष।
तीन भुजा भी है, तीन भुजा भी है। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, तीन कोण भी है। तो हिंदी में बोला है तीन कोण, तीन कोण वाली माप, तीन कोण वाली माप। इंग्लिश में बोला है कि तीन भुजाओं वाली माप। अरे तीन शीर्ष वाली माप भी तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, मीनिंग तो एक ही है। ओवरऑल तीन शीर्ष बोला जाए या तीन भुजा बोला जाए या तीन कोण से बनी हुई बंद आकृति, घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। किसी समतल पर तीन भुजाओं से या तीन कोणों से या तीन शीर्षों से मिलकर घिरी हुई बंद आकृति को या सरल वक्रों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो तीनों का तो अर्थ एक ही हुआ। त्रिशीर्ष, तीन शीर्ष मिति भी बोल सकते हैं, त्रिशीर्ष मिति, ठीक है ना। तो नाम तो कुछ भी रखा जा सकता, अर्थ एक ही है। चलिए ठीक है। इसका हमने यहां पर देखा कि भाई त्रिकोणमिति हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। ध्यान देना इधर, दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। कैसा? देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, एक बिजली का एक बड़ा सा खंभा दिखाई दे रहा, एक बड़ा सा खंभा दिखाई दे रहा। मुझे एक बात बताओ कि ये खंभा, ये अगर मान लिया जाए जमीन है, ये जमीन पर सीधा खड़ा होगा कि तिरछा खड़ा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तिरछा खड़ा होगा। ये तिरछा खड़ा होगा तो गिरने के चांसेस ज़्यादा है। अगर सीधा खड़ा रहेगा तो इसका लोड क्या रहेगा? लंबवत रहेगा। इसलिए जमीन पर सीधा खड़ा करना ज़्यादा आसान है कि नहीं? सीधा खड़ा करना आसान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बना कि नहीं बना? बना ना 90 अंश का कोण। तो दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसमें से 90 या 95% भी बोल सकते हैं हम, आपको सीधी दिखाई देती है। जैसे ऊंचे ऊंचे भवन है, ये सीधा है। पेड़ है, सीधा है। ज़्यादातर पेड़ आपको सीधे ही मिलेंगे। जो पेड़ झुक गया उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। भवन है तो सीधा है। आप कुतुब मीनार हल्की सी झुकी जरूर है, यही इसकी विशेषता है, लेकिन आप लगभग बोल सकते कि ये क्या है, 90 अंश के साथ में बना तो नहीं है 90 अंश के साथ में कोण, लेकिन आप लगभग कंसीडर कर सकते कि ये भी क्या है, सीधी ऊर्ध्वाधर ही है, ऐसा लगभग आप मान सकते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती है कि जो जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए, मतलब लंबवत यानी कि सीधी सीधी है, और जहां पर भी वस्तु सीधी सीधी रहेगी वहां पर त्रिकोणमिति लगेगा, वहां पर त्रिकोणमिति लगेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि कैसे लगेगा। अभी अभी तो हमने समकोण त्रिभुज की बात की थी समकोण त्रिभुज की बात की थी कि भाई त्रिभुज की बात की थी। भाई त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज की बात की थी, यहां कौन सा त्रिभुज बन गया भाई? त्रिकोणमिति कैसे लग गई? तो सुनिए जरा मेरी बात को ध्यान से। मान लिया जाए कुतुब मीनार कहां पर है, तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते कि ये लंबवत है। लंबवत मतलब जमीन के साथ में, ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बना हुआ है। इसका बहुत ऊंची है ये, ठीक है ना, ऊंचाई अच्छी है इसकी, ज्यादा है। सपोज करें, मान लिया जाए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने मम्मी पापा के साथ में कुतुब मीनार देखने गए। ध्यान देना इस बात को, त्रिकोणमिति का महत्व कितना है। आप कुतुब मीनार देखने गए और आप यहाँ पर खड़े हैं। कुतुब मीनार के तुलना में तो आप बहुत छोटे हैं, है कि नहीं? आपके मम्मी भी है, पापा भी है, और आपका एक आध भाई बहन भी है, कुछ भी है, ठीक है ना। आप गए यहाँ से कुतुब मीनार देखने, आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मैं कुतुब मीनार की हाइट बता सकता हूं। तो पापा बोलेंगे कि कैसे? गूगल करके देख लेगा कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तुरंत पता चल जाएगी। नहीं, गूगल नहीं करूंगा मैं कुतुब मीनार की हाइट यहीं पर खड़े खड़े बता सकता हूं। न तो मैं कुतुब मीनार पर चढ़ूंगा, चढ़ तो सकते ही नहीं है,
न तो उस पर ऊपर चढ़ूंगा, न तो मैं इंटरनेट का उपयोग करूंगा। मैं ऐसे ही, मैंने एक चैप्टर पढ़ा है त्रिकोणमिति, उसके द्वारा मैं कुतुब मीनार की ऊंचाई बता सकता हूँ। तो अपने पेरेंट्स खुश हो गए कि नहीं हो गए? बोलेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, कुतुब मीनार की ऊंचाई बता सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई आप बता भी सकते हो। कैसे बता सकते भाई? मुझे एक बात बताओ कि कुतुब मीनार जमीन के ऊपर खड़ी है? हाँ, आप भी जमीन के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल है। दोनों को अगर ऐसा मिला दिया जाए, एक रेखा खींच दी जाए कुतुब मीनार के और इसके बीच में, तो कुतुब मीनार के और आपके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जमीन के साथ में, यहां पर 90, आपके बीच में नहीं, जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप अगर कुतुब मीनार की चोटी को देखते हैं, कुतुब मीनार की चोटी को देखते हैं, तो एक कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि यहां से हमारी जो दृष्टि रेखा है, कौन सी दृष्टि रेखा है, तो ये दृष्टि रेखा मतलब आप अपनी आंख से कुतुब मीनार की चोटी को देख रहे हैं। तो यहां पर एक कोई कोण बनेगा क्या? कोण बनेगा ना, हम तो गणित में पढ़ चुके हैं भाई। दो सरल रेखाएं होती है, ये भी सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, और दोनों के प्रारंभिक बिंदु अगर एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होते हैं, या दोनों के प्रारंभिक बिंदु एक ही होते हैं, तो दोनों के बीच में कोण बनता है। बन गया कोण। अगर आपके पास में ये कोण अगर मालूम है आपको, अब आप बोलेंगे कोण कैसे पता चलेगा? तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। आप खुद एक उपकरण बना सकते हैं, कैसे बनाना है तो वो बातें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो ये जो कोण है, ये कोण आप ज्ञात कर सकते हैं और तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई माथापच्ची नहीं है, किसी बहुत बड़े उपकरण की जरूरत नहीं है, आप खुद उपकरण बना सकते हैं, तुरंत बन जाएगा वो, ठीक है। उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये कोण पता चल गया कि नहीं? हाँ, चल गया ना पता। और आप यहां से लेके, ये तो जमीन है ना, जमीन पर दूरी नाप सकते क्या ये? हाँ, नाप सकते हैं, बिल्कुल नापी जा सकती है। तो मतलब आपको ये वाली इस एक समकोण त्रिभुज बन गया यहां पर, देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में दो चीजें पता चल गई आपको, एक तो ये कोण पता चल गया और ये वाली दूरी भी पता चल गई। जब दो चीजें अगर मालूम है तो बाकी की आप कोई भी चीज ज्ञात कर सकते, इसकी कोई भी, कहने का मतलब इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते। अगर आपसे ये वाली दूरी कितनी है ये ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात कर सकते। ये वाला कोण कितना बनेगा ये भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली भुजा और ये वाले कोई भी दो चीजें मालूम है, तो दो भुजा मालूम है, तो तीसरी ये कोण भी ज्ञात कर सकते, सब ज्ञात कर सकते। मुझे एक बात बताओ कि इसमें बन कितना रहा? अगर मैं कुतुब मीनार की ऊंचाई को, सुनिए, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं और यहां पर सी मान लेता हूं। जहां पर आप खड़े हैं वो वाला बिंदु कौन सा है? सी है। मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही? तो तीन कोण दिखाई दे रहे, तीन कोण दिख रहे क्या? हाँ। और तीन भुजाएं दिखाई दे रही, दिख रही क्या? तीन भुजाएं, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही भाई। ये तीन भुजाएं दिखाई दे रही, समकोण त्रिभुज बना है, तीन भुजाएं दिखाई दे रही और तीन कोण भी दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। ये इनमें से अगर मैं कोण की बात करूं तो एक कोण तो आपके पास में 90 अंश का है, पक्का मालूम है ना? हाँ। तो एक कोण घटा दिया जाए तो अब कितने कोण बचे? केवल दो कोण बचे। बचे कि नहीं बचे? इस बात को ध्यान से समझना। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कितनी मापें आपको मालूम है ऑलरेडी? आपको अभी तक ये वाली भी भुजा नहीं मालूम कितनी है, माप सकते हो, लेकिन ये वाली भी भुजा की लंबाई कितनी है नहीं मालूम, इस भुजा की भी लंबाई नहीं मालूम, इस कोण की भी माप नहीं मालूम, इस कोण की भी माप नहीं मालूम, लेकिन इस कोण की माप मालूम है। क्यों? क्योंकि ये कोण कितना है? 90 अंश का कोण है ये। अब आपके पास में केवल दो कोण बचे जो नहीं मालूम आपको, है ना? दो कोण बचे है ना। मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लिया जाए मेरे पास में कोई समकोण त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आपको मालूम है तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर मैं इसको ए, इसको बी
इसको बी और इसको सी मान लेता हूं, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर से कितना होगा? तो आप बोलेंगे 180 अंश होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कोण बी तो आपको मालूम है ना 90 अंश का है, हाँ बिल्कुल है। तो कोण ए धन कोण सी धन बराबर से कितना होगा? 180 अंश होगा। 90 उधर गया तो कोण ए धन कोण सी 90 उधर गया तो आपको मालूम है बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा, तो 180 ऋण 90 तो कितना हो गया? आप बोलेंगे 90 अंश हो गया। हाँ बहुत बढ़िया काम हो गया। आपको ये मालूम है कि इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना है? 90 अंश है। बस इस बात को याद रखना, ये बात आपको पूरे चैप्टर में काम आएगी। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है, ये समकोण है, तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 अंश होगा। ये बात याद रखो। यदि मान लिया जाए मुझे केवल एक कोण पता चला, ये वाला कोण 30 अंश है, तो ये वाला कोण ऑटोमेटिक 60 अंश का हो जाएगा, तुरंत बता सकते हैं, तो बड़ा आसान काम है। अरे दोनों का योगफल 90 अंश, एक 30 अंश है तो ये 60 अंश। अगर मैं बोलूंगा कि ये वाला कोण 45 अंश का है, तो आप झट से बता देंगे कि ये वाला कोण भी 45 अंश का होगा। क्यों? दोनों का योगफल 90 अंश, तो ये 45 तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, ये भी बढ़िया काम हो गया। अगर मान लिया जाए ये वाला कोण अगर 60 अंश का है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये कोण 30 अंश का है। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 90 अंश है। चलिए ठीक है, कहने का मतलब केवल एक कोण पता चल जाए तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, हाँ या ना? समस्या किसकी है? क्या नहीं मालूम आपको? क्या नहीं मालूम? मुझे अगर एक कोण पता चल जाए, मुझे अगर ये न्यून कोण ये वाला पता चल जाए या तो ये पता चल जाए, अगर मुझे ये वाला कोण पता चल गया तो ये बता सकता हूं मैं, और ये वाला तो पहले से ही मालूम है, हमें मालूम है कि नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास में समस्या केवल एक ही बात बच रही है यहां पर कि केवल एक कोण की माप नहीं मालूम और 3 भुजाओं की माप नहीं मालूम। 3 भुजाओं की माप नहीं मालूम। तो इस समकोण त्रिभुज में केवल 4 चीजें ऐसी है कि जो हमें नहीं मालूम है। अगर ये चार में से कोई भी 2 चीजें अगर आपको पता चल जाए तो और आपको त्रिकोणमिति आ जाए तो आप बाकी की 2 चीजें बता सकते हो। यही तो त्रिकोणमिति है, इसीलिए तो इसकी जरूरत पड़ती है। कारण इसका यह है कि मान लिया जाए कि कोई सेना है, यहां पर सेना है, भारतीय सेना है, इनको इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। इधर से किसी आतंकवादियों ने या दूसरे देश वालों ने क्या कर दिया, पहाड़ी पर चढ़ गए और हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको यहां से यहां पर चढ़ना है भैया पहाड़ी पर, तो ऐसे चढ़ जाएंगे क्या? यहीं पर बैठे बैठे पहले कैलकुलेशन लगाएंगे कि हम पहले यहां तक जाएंगे, फिर पहाड़ी पर चढ़ेंगे, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, कितना समय लगेगा, ये सारी गणना करना पड़ेगा उनको, उसके बाद पहुंचेंगे वहां पर। ठीक है ना? तो वहां पर त्रिकोणमिति लगाना पड़ेगा यहां से, यहीं से त्रिकोणमिति की गणना करेंगे वो। त्रिकोणमिति उनको भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे, 2 चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाला जो पहाड़ी पर, ये जो पहाड़ी के शीर्ष पर ये जो कोण है, ये कोण कितना है, और ये जमीन वाली जो ये वाली जो दूरी है ये कितनी है। बस 2 ही चीजें पता करना है। तो ये पहाड़ी की ये वाली ऊंचाई भी बता सकते हैं, और आप भी बता पाओगे जब त्रिकोणमिति अच्छे से सीख लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बड़े काम की चीज है। ठीक है ना? और अभी हम सीख भी लेंगे, और सीखने के बाद में आप कुतुब मीनार की ऊंचाई या किसी खंबे की ऊंचाई तुरंत बता पाएंगे। ठीक है ना? कैसे बताएंगे? तो त्रिकोणमिति 10th क्लास में ही बता देंगे सब सारी चीजें। ठीक है ना? चलिए, अगर हम त्रिकोणमिति तो आज की डेट में पढ़ रहे हैं, लेकिन
त्रिकोणमिति का इतिहास बड़ा पुराना है भैया। त्रिकोणमिति की जो शुरुआत हुई थी वो बोल सकते हम आर्यभट्ट ने की थी, और इसमें ब्रह्मगुप्तकार वराह मिहिर का भी योगदान है। मेन योगदान तो है आर्यभट्ट जी का। शुरुआत जो की थी वो आर्यभट्ट जी ने की थी, इसलिए इसका जो योगदान जाता है वो आर्यभट्ट को जाता है। सपोर्ट इन्होंने भी किया था, जोनास मुरे और एडमंड गुंटर, इन्होंने भी इसमें योगदान दिया था। और किसने किसने क्या क्या योगदान दिया उस पर अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, सुनिए। और मैंने बताया कि आर्यभट्ट का इसमें बड़ा रोल है। भारतीय गणितज्ञ है, 550 ईसा पूर्व की बात हो रही है। 550 ईसा पूर्व इनका जन्म, मतलब सोच लो आप 500 से 550 कितना पुराना है। आज 2022 चल रहा, 550 मतलब 2700 साल पुरानी बात हो गई है। 2700 साल पुरानी बात हो गई है ना। तो इतनी पुरानी बात आज हमें पढ़ने को मिल रहा है। सुनिए अब बात को। हुआ क्या था कि जो आर्यभट्ट जी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो इसके शीर्ष तो होंगे ही होंगे। मान लिया जाए कि ए, बी और सी है। आर्यभट्ट जी ने भी वही काम किया जिसके बारे में अभी हम सोच रहे थे, बल्कि हम बोल सकते कि जो उन्होंने सोचा था उस पर अभी हमने डिस्कशन किया। ठीक है ना, ध्यान देना इधर। आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये वाला कोण तो मुझे मालूम है, ये तो 90 अंश का कोण है भाई। अगर मैं कोणों की बात करूं, अगर मुझे ये वाला कोण पता चल जाएगा तो ये कोण तुरंत बता दूंगा कि अगर ये 30 अंश का कोण है तो ये कोण होगा 60 अंश का। 90 में से 30 घटा दो तो 60, 90 ऋण 30 बराबर से कितना? 60 अंश। अगर ये वाला कोण अगर मान लिया जाए कि ये वाला कोण 20 अंश का है तो 90 में से 20 घटा दो तो आपके पास बचेगा 70 अंश। ये वाला कोण ऑटोमेटिक 70 अंश का बनेगा। मतलब समस्या कहां पर है? समस्या कहां है? ये वाला कोण मुझे किसी तरीके से पता चल जाए। देखिए मैंने क्या लिखा, ये ऐसा एक चिन्ह लगाया थीटा। कैसा चिन्ह लगाया? ऐसा। एक्चुअल ये क्या है? कोण को प्रदर्शित करता है। याद रखना, अब ग्रीक वर्ड है थीटा, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला ना ABCDEFGHIJKLMNOPQ, ऐसे ग्रीक की भी लैंग्वेज है, ग्रीक की भी अल्फ़ाबेट्स है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, साई, फाई, काई, ये सब ग्रीक के वर्ड है। 24 लेटर होते हैं उसके, है ना। तो जो ग्रीक का वर्ड है थीटा, ये कोण को प्रदर्शित करता है कि भाई थीटा का मान 30 अंश हो सकता है, 10 अंश हो सकता है, 15 अंश हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थीटा का मान। तो मुझे एक बात बताओ, आर्यभट्ट जी ने सोचा कि भाई अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 ऋण थीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का योगफल 90 अंश है तो ये वाला कोण ऑटोमेटिक 90 ऋण थीटा होगा। तो उनकी समस्या क्या थी कि भाई एक कोण पता चल जाए किसी तरीके से, बस। क्या पता चल जाए? एक कोण और 3 भुजाएं पता चल जाए। 3 भुजाएं जो कि हमें ज्ञात नहीं है। 3 भुजाएं हमें ज्ञात नहीं है। भाई इसकी लंबाई कितनी है नहीं मालूम, इसकी लंबाई कितनी है नहीं मालूम, इसकी लंबाई कितनी है नहीं मालूम। ठीक है ना। कितनी चीजें हो गई? 4। कितनी चीजें हो गई? 4। इनमें से अगर कोई भी 2 चीजें अगर पता चल जाए तो बाकी की 2 चीजें हम बता सकते हैं ऑटोमेटिक। एक कोण और एक भुजा पता चल जाए तो दोनों भुजाएं और भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 भुजाएं मालूम है तो कोण भी ज्ञात कर सकते हैं और एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो आर्यभट्ट जी ने उस समय में, उस जमाने में एक टेक्निक यूज की। उन्होंने बोला कि भाई अगर मान लिया जाए कि इस त्रिभुज में 4 चीजें हमें नहीं मालूम, तो एक तो हो गया एक कोण जिसको हम थीटा मान लेते। ठीक है, मान लिया थीटा। और क्या बचा? तो 3 भुजाएं बची। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये वाली है। 3 भुजा बची। 3 भुजा बची ना।
हाँ ठीक है। उन्होंने सोचा कि इनके बीच में कुछ संबंध स्थापित किए जाए, भुजाओं के बीच में कुछ अनुपात निकाले जाए। किसके बीच में? भुजाओं के बीच में। भुजाओं के बीच क्या कर दिए जाए? अनुपात निकाल दिए जाए। ठीक है, तो उसी अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है, इसलिए इसको TR, शॉर्ट में TR भी बोल सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई अगर मान लिया जाए कि एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 4 चीजें हैं, हाँ बिल्कुल, जिसमें से 3 भुजा है। इन 3 भुजाओं के बीच में संबंध कितने हो सकते हैं? तो एक बड़ी अच्छी टेक्निक यूज की उन्होंने, इसको एक परिवार की तरह माना। इनको कैसा परिवार की तरह माना? मान लिया जाए कि हमारे परिवार में पिताजी रहते हैं, माताजी रहते हैं और माताजी रहती है, और एक बच्चा भी है, उनका पुत्र है। भाई यहां पर भी 3 भुजा है, यहां पर भी एक परिवार में 3 सदस्य है। मुझे एक बात बताओ कि इस परिवार में जब 3 सदस्य है तो तीनों के बीच में कितने संबंध बन सकते हैं? तो तीनों के बीच में संबंध कितने बन सकते हैं? देखिए, ये इनकी कौन है? पत्नी है। और इनके ये कौन है? पति है। हाँ बिल्कुल सही है, 2 संबंध बने कि नहीं बने? मतलब इधर से ये क्या है? इनकी पत्नी है, तो इनके ये कौन है? पति है। 2 संबंध बने, बिल्कुल बने। इनके ये कौन है? पुत्र है, तो इनकी ये कौन है? पिताजी है। इसका ये पुत्र है, तो इसके कौन है? ये पिता है। तो 2 संबंध इनके बीच में बने, 2 संबंध इसके भी बीच में बने। इसकी ये माताजी है ना, और इसका कौन है? ये पुत्र है, तो इनके भी बीच में 2 संबंध बने, पुत्र माता और माता पुत्र। तो कुल मिलाके अगर 3 सदस्य है तो कितने संबंध बनेंगे बताइए जरा मुझे? तो 6 संबंध बनेंगे। सेम कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट जी ने भी लगाया। उन्होंने बोला कि भाई यहां पर भी तो ये पिताजी है, ये माताजी है और ये पुत्र है, ऐसा ही मान लो आप। यहां पर भी तो 3 सदस्य है, तो इन 3 सदस्यों के बीच में कितने संबंध बनेंगे? तो उन्होंने बोला कि भाई इधर से एक संबंध तो ये हो गया, इस भुजा का इस भुजा से संबंध, और इस भुजा का इस भुजा से संबंध होगा। 2 संबंध हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुए। सेम इसी प्रकार से इस भुजा का इस भुजा से संबंध और इस भुजा का इस भुजा से संबंध, तो 4 संबंध हो गए। और ऐसे ही इस भुजा का इस भुजा से संबंध और इस भुजा का इस भुजा से संबंध, तो कितने संबंध हो गए? 6 संबंध हुए। बस इन्हीं संबंध को त्रिकोणमिति अनुपात बोला जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। और इसी आधार पर पूरी की पूरी त्रिकोणमिति बनी है, ये संबंधों के आधार पर, इस अनुपात के आधार पर। आई बात समझ में? ठीक है। अब आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई ये एक परिवार है, परिवार में क्या होना चाहिए? एक मुखिया होना चाहिए। बिना मुखिया के तो परिवार चलेगा नहीं। चलेगा क्या? नहीं, परिवार के बिना परिवार के मुखिया नहीं चलता भैया। सब अपनी अपनी करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक का मुखिया, परिवार में मुखिया का होना बेहद जरूरी है। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई हम एक मुखिया बना देते। मुखिया बना देते किसमें? इस त्रिभुज में। मुखिया मतलब हम केवल समझने के लिए बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि मुखिया कौन होगा? तो ये तो 90 अंश का कौन है? फिक्स है। मुखिया या तो इसको बना दो या तो फिर इसको बना दो, दोनों में से कोई भी मुखिया बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों तो न्यून कौन है। या तो इसको बना दो तो इसको मत बनाओ। अगर मुखिया ये रहेगा तो फिर ये नहीं रहेगा, अगर ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे भैया मुखिया। ठीक है। तो ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट जी ने भी लगाया। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे यहां पर माताजी, पिताजी और पुत्र थे,
पिताजी, माताजी और पुत्र, सेम इनके जिस प्रकार से यहाँ पर नाम है वैसे ही इन भुजाओं के भी नाम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तब तो संबंध बनाएंगे हम। तो उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखे जाए। सबसे पहला नाम दिया इन्होंने कि भैया ये थीटा के सामने है, थीटा के सामने है मतलब थीटा के सम्मुख है। सम्मुख, भाई जब हमारे सामने कोई खड़ा होता तो हम क्या बोलते? मेरे सम्मुख खड़ा है, ये सम्मुख खड़ा है, बोलते कि नहीं? तो सेम ये मुखिया के सामने है ये, इसीलिए इसको क्या बोला गया? आर्यभट्ट जी ने सम्मुख भुजा। सम्मुख, अरे भाई इसके मुख के सामने खड़ा है इसलिए बोला सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और इन्होंने बोला कि भाई ये 90 अंश है और यहाँ पर देखा जाए तो ये मुखिया है, ये एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या हो रहा है? इस आसन के ऊपर बैठा है ना, है कि नहीं है? ये आसन है ना त्रिभुज का। अरे हम जहाँ पर बैठते वो नीचे वाला आसन होता है ना, तो त्रिभुज भी तो इसी आसन पर बैठा हुआ है। तो इस आधार पर इसको क्या बोला उन्होंने? आसन्न भुजा बोला। क्या बोला? आसन्न भुजा। भाई भुजा है इसलिए भुजा लगा दिया साथ में। और ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या रखा जाए? सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या रखा जाए? तो उन्होंने बोला कि भाई सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा क्या होता है? तो जैसा आपने देखा होगा कि महाभारत है ना, महाभारत काल की अगर हम बात करें, भाई वो तो 2000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, 2000-3000 ईसा पूर्व की बात हो गई, ये 550 ईसा पूर्व की बात हो रही है आर्यभट्ट जी की। तो उस समय में महाभारत का बड़ा स्कोप था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई महाभारत में सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडव। पांडव का सबसे बड़ा भाई कौन था? तो आप बोलेंगे युधिष्ठिर। नहीं, युधिष्ठिर से भी बड़ा एक भाई था, क्या नाम था उसका? कर्ण। तो उन्होंने भी ये सबसे बड़ी भुजा है इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? कर्ण रख दिया। और सेम अब नाम हो गए इनके सबके बराबर। इसका और एक नाम भी बोला जाता है, भाई ये आसन्न भुजा है ना, ये आसन्न भुजा है ना, आसन है ना ये, क्यों? आधार भी तो है, आधार मतलब सबसे नीचे, तो इसको आधार भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आधार भी बोला जाता है। ये क्या है? लंबवत। देखिए ये जमीन है, जमीन के ऊपर अगर सीधा सीधा अगर कोई खड़ा है ना तो क्या बोलते हैं? लंबवत है। ये क्या है? लंबवत है। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण। तो इसीलिए इस भुजा, ये भी तो लंबवत है, इसलिए इसको क्या बोला गया? लंब बोला गया। और ये तो कर्ण है भैया, सबसे बड़ा है, तो इसका दूसरा कोई नाम नहीं रखा गया, इसको ऐसा का ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है। हमें ये बात पता चल गई कि भाई अगर 3 परिवार में सदस्य है तो इनके बीच में 6 संबंध हो सकते हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। तो इन्होंने भी संबंध स्थापित किया। कैसा संबंध स्थापित किया भाई? सबसे पहला संबंध तो इन्होंने बोला कि इसका इससे संबंध होगा। क्या बोला? सबसे पहला संबंध क्या था? सम्मुख भुजा यानी कि लंब, लंब बटे, ये इधर लिख रहा हूं मैं, लंब बटे कर्ण। ये पहला संबंध स्थापित किया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण है, ये पहला संबंध स्थापित हो गया यहां पर। दूसरा संबंध क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि इसका भी तो इससे कोई संबंध हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आसन्न भुजा का कर्ण से संबंध। तो फिर उन्होंने बोला कि आधार बटे कर्ण, एक संबंध तो ये भी हो गया। तीसरा संबंध बोला कि ये वाला इधर से इधर, क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 3 संबंध हो गए। अब इसी संबंध को पलटाना चालू कर दिया उन्होंने। जैसा लंब का आधार से संबंध है, लंब का आधार से संबंध है, तो आधार का भी तो लंब से होगा संबंध, बिल्कुल होगा। तो आधार बटे लंब। आ गई बात समझ में?
तो ऐसा ये भी संबंध दे दिया। कर्ण का आधार से भी तो होगा, ऐसा भी तो होगा, हाँ बिल्कुल होगा भाई, इधर से ऐसा संबंध है तो ऐसा भी होगा। तो फिर इस संबंध को दे दिया कर्ण बटे आधार। और लास्ट संबंध दिया उन्होंने कर्ण का सम्मुख भुजा से संबंध यानी कि लंब से संबंध, और उन्होंने बोला कि भैया कर्ण का भी तो सम्मुख भुजा से संबंध होगा यानी कि लंब से संबंध होगा, हाँ होगा। तो ऐसे कितने संबंध बन गए? 6 संबंध, 1 2 3 4 5 और ये 6 संबंध बन गए। मुझे एक बात बताओ ना कि ये पिताजी थे, ये माताजी थी और इनका ये पुत्र था। मुझे एक बात बताओ कि ये क्या पिताजी की, ये क्या माताजी है क्या? अरे नहीं भाई, अरे ये पिताजी की, ये माताजी है क्या? नहीं, इसके पिताजी की ये क्या पत्नी है। तो इस संबंध का भी तो कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए ना, इस संबंध का भी तो कुछ नाम होना चाहिए। पत्नी है, क्या है? पत्नी है ये। तो ऐसे संबंध का भी कुछ नाम होना चाहिए। तो आर्यभट्ट जी ने क्या बोला? आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये जो हमने 6 संबंध दिए हैं, इन संबंधों के कुछ नाम भी होना चाहिए। क्या नाम रखा जाए भाई? तो सबसे पहला नाम रखा उन्होंने ज्या। सबसे पहले का नाम क्या रखा? ज्या। पहले तो उन्होंने और भी कुछ नाम रखा था, अर्ध ज्या बोला था, अर्ध जीवा, अर्ध जीवा बोला था। फिर उसको धीरे धीरे जीवा नाम रखा गया, फिर जीवा के बाद में उसका नाम ज्या रखा गया, ठीक है, फिर उसका नाम ज्या रखा गया। और एडमंड गुंटर थे, एडमंड गुंटर, उन्होंने क्या किया, मैंने अभी फोटो दिखाई थी एडमंड गुंटर की। एडमंड गुंटर ने बोला कि भैया ये अरबिक नाम नहीं चलेंगे, ये अरबिक नाम थे, ये है ना, अरब कंट्री। पहले उस समय में मुस्लिम का प्रशासन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और अरब कंट्री से वाली लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज वहाँ पर चलती थी। तो ये वाले नाम बदलकर इंग्लिश नाम रखा गया, उसका नाम बोला गया साइनस। क्या बोला गया? साइनस। और साइनस का नाम फिर धीरे धीरे करके साइन रखा गया। और फिर धीरे धीरे बोला गया ये साइन वाइन नहीं चलेगा, इसका छोटा सा नाम होना चाहिए, बढ़िया, क्या होना चाहिए? छोटा नाम रखो, तो साइन इसका फिर नाम रखा गया, ठीक है। इसी प्रकार से इस संबंध का नाम क्या दिया जाए? तो इसका नाम दिया गया कोज्या। इसका, इस संबंध का नाम रखा जाए तो स्पर्श जा, स्पर्श जा रखा गया इसका नाम। और फिर इस संबंध का क्या नाम रखा जाए? तो कोटि स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा। और मैं आपको बता दूं कि ये भी नाम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस संबंध का नाम क्या रखा? तो कोज्या, तो व्यू कोज्या रखा, व्यू कोज्या, व्यू कोज्या। और इस संबंध का नाम रखा तो व्यूजा। सुनिए, संबंध रखने का भी कुछ कारण है, कैसे नाम रखे, कोई ऐसे उटपटांग नाम नहीं रख दिए। मुझे एक बात बताओ कि इसका इससे संबंध हुआ सम्मुख भुजा का यानी कि लंब का कर्ण से, लंब का कर्ण से, और यहां पर कर्ण का लंब से है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है? लंब का कर्ण से, जैसे ये इनकी ये पत्नी है तो इनके ये कौन है? पति है, विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ विपरीत हुआ। तो इसका विपरीत ये हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये नाम भी देखिए ना, इसका नाम जा रखा तो इसका नाम व्यू जा रखा, व्यू जा, उल्टा विपरीत नाम। ऐसा नहीं कि उटपटांग रख दिया इसका नाम और कुछ रख दिया, इसका नाम और कुछ रख दिया, है ना, उसका कारण है। तो मतलब इसका उल्टा नाम रखा है यहां पर, व्यूजा। कोज्या रखा तो इसका नाम व्यू कोज्या रखा गया। देखिए कोज्या और व्यू कोज्या, इसको पलटा देंगे तो ये आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए ना, आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार बन गया, बना ऐसा। ये स्पर्श जा है तो ये क्या हो गया? कोटि स्पर्श जा हो गया। देखिए स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा, उल्टा नाम। फिर जैसा मैंने बताया कि इसके इंग्लिश नाम रखे गए, भैया अरबिक नाम से काम नहीं चलेगा।
तो फिर इंग्लिश नाम कैसे रखे? इसका नाम रखा गया कोसाइन, इसका नाम रखा गया टेंजेंट, इंग्लिश नाम, और इसका नाम रखा कोटेंजेंट, और इसका नाम रखा सेकेंड, और इसका नाम रखा कोसेकेंट। धीरे धीरे, अरे इतने बड़े बड़े नाम कौन याद रखे भाई? जब हम इसके प्रश्न को हल करते हैं तो बहुत बार इसका उपयोग करना पड़ता है। तो फिर इसके 60 फॉर्म रखे गए, छोटे नाम रखे गए। भाई कास को कोसाइन नहीं बोलेंगे, इसको बोल देंगे कास बोल देंगे, इसको बोलेंगे टेन, इसको बोलेंगे कॉट, बिल्कुल 60 में, और इसको बोलेंगे सेक, और इसको बोलेंगे कोसेक। क्या बोलेंगे? कोसेक बोलेंगे। ये सारे नामों में साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक 6 नाम हो गए। ये सारे के सारे जो नाम हैं, इन नामों में कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा क्या कि भाई अगर ये परिवार है तो परिवार के मुखिया का जिक्र हुआ है क्या? मुखिया का जिक्र नहीं हुआ यहां पर। तो मुखिया कौन था हमारे पास में? भाई ये था, तब तो सम्मुख भुजा ये हुई और आधार ये हुआ, यानी कि मुखिया के सामने वाला लंब है और मुखिया के 90 अंश के बीच वाला आधार है ना, है कि नहीं है? तो इस मुखिया का जिसमें जिक्र होना चाहिए। जब तक मुखिया का जिक्र नहीं होगा इसमें, तब तक ये अनुपात का कोई महत्व नहीं रहेगा। परिवार में मुखिया का बहुत जरूरी है। सेम इसी प्रकार से आर्यभट्ट जी ने बोला कि भैया इसमें मुखिया का नाम लिख देना चाहिए। मुखिया का नाम कौन है? सी है, ये वाला कौन है कि नहीं मुखिया, तो इसका नाम लिख देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मुखिया शब्द जो उपयोग में ला रहे हैं केवल समझने के लिए ला रहे हैं हम। सी लिख दो, ये लिखना जरूरी है। जब तक नहीं लिखेंगे तब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर सी हमें नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान कितना है? थीटा है ना। थीटा मतलब 30 अंश हो सकता है, 50 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस कोण की माप भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, थीटा 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 थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो लिखना है वो लिख सकते हैं आप। क्या क्या बातें देखी हमने ये बातें देखी कि भाई अगर हमारे पास में समकोण त्रिभुज है तो इनकी 3 भुजाएं जो है, उन 3 भुजाओं के बीच में कुछ संबंध होता है और उन संबंध को ऐसा लिखा जाता है और इनके नाम ये है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू ही लंब बटे कर्ण क्यों होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण क्यों नहीं होता है। तो फिर आर्यभट्ट जी से पूछने के लिए जाना पड़ेगा हमें कि आर्यभट्ट जी आपने लंब बटे कर्ण को ही साइन थीटा क्यों रखा। मैं अगर आपसे बोलूं कि आपका नाम मोहन क्यों है, आपका नाम मोहन क्यों है, तो आप बोलेंगे कि मेरे मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा कि क्यों रखा उन्होंने नाम मोहन। अरे ये नाम है भाई, जस्ट नाम है ना, ये नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। तो वो आर्यभट्ट जी ने जब नाम रखा तो अपने को भी मानना पड़ेगा ना, अपने को भी मानना पड़ेगा कि हाँ यही है। तो अब हम उसको फिक्स कर देंगे कि जब भी लंब और कर्ण का संबंध रहेगा उसको साइन थीटा ही बोलेंगे। जब कास आधार और कर्ण का जब संबंध होगा उसको कास थीटा ही बोलेंगे। जब इसका और इसका संबंध होगा तो उसको टेन थीटा ही बोलेंगे। अब वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। आर्यभट्ट जी ने जो 550 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, आज से 2700 साल पहले की पुरानी बात कर रहे हैं हम, 2800 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो मान लिया था उसी को हमें अब लेके चलना पड़ेगा। पूरा विश्व इसी बात को मानता है, तो उसमें हम कोई अलग से मानने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा आर्यभट्ट जी ने जो काम किया था उस पर और एक बार थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए भाई आर्यभट्ट जी ने क्या बोला था कि 90 अंश का कोण है, ठीक है।
उन्होंने बोला था कि मुखिया इसको मान लो या तो इसको मान लो, किसी को भी मान लो भाई। अगर मान लिया जाए कि मुखिया ये हो जाए, कोण थीटा ये हो जाए, और इसका नाम सपोज करें कि ए बी और सी है। यहां पर क्या हुआ था कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या थी? लंब थी, यानी कि सम्मुख भुजा थी। अब यहां पर थीटा के सामने कौन है? ये वाली भुजा है, तो ये लंब रहेगी, ये लंब रहेगी। आई बात समझ में? लंब जो होगा हमेशा थीटा के सामने वाला ही भुजा होगा। आपको ये थीटा बोला जाएगा कि भैया ये वाला कोण थीटा है तो ये लंब होगा। आपसे बोला जाएगा कि ये वाला कोण थीटा है, ऐसा प्रश्न में बोला जाएगा ये कोण थीटा है तो लंब ये होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा को ही आधार बोला जाएगा। याद रखो भैया, ये है ना, हमेशा थीटा और 90 अंश के बीच की ही भुजा को आधार बोला जाएगा। यहाँ पर ये आधार ये हो जाएगा। और कर्ण तो कर्ण है, ये सबसे बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा भाई। थीटा इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं समकोण त्रिभुज की, तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी, चाहे थीटा ये हो जाए चाहे ये हो जाए। केवल ये थीटा का मान इधर उधर करने से ये दो भुजाओं के नाम बदल जाते हैं। याद रखना, थीटा के सामने की भुजा लंब और थीटा और 90 की बीच की भुजा को आधार बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर इतनी बढ़िया कहानी बताई, लेकिन ये सारी चीजें याद कैसे रखें हम? याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी है कि ये सारी चीजें याद होना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं कि अरे यार ये याद रख लो, 60 फॉर्म बढ़िया छोटा सा है, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, ये वाला पूरा फुल फॉर्म मत रखो। याद होना चाहिए। कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है टेन थीटा का नाम है टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसाइन, सेकेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेन को टेंजेंट बोलते हैं, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं, सेक को सेकेंड बोलते हैं, को सेकेंड को कोसेक बोलते हैं। और नाम भी बड़ा स्पष्ट है भैया, टेन तो टेन, कास तो कोसाइन। अरे शुरू के नाम ले लिए ना, देखिए साइन साइन, कोसाइन कास, टेंजेंट टेन, कॉट देखिए शुरू के नाम ले लिए, 3 कैरेक्टर ले लिए शुरू के नाम, सेक सेक कोसेक, ये देखिए शुरू के नाम ले लिए और बाद वाले छोड़ दिए, छोटा किया ना उसको नाम को। ठीक है ना? हाँ, ये भी नाम मालूम होना चाहिए, जा व्यू जा, कोज्जा, व्यू कोज्जा, स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा, क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए जरा बात को। हमें ये नाम याद कैसे होंगे, सोचने वाली बात है भाई। कैसे नाम याद होंगे हैं? तो इसको याद रखना बड़ा आसान काम है। सिर्फ इतना याद रख लो कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। क्या लिख दिया? लाल बटे कक्का लिख दिया मैंने। इसके भाग भी कर देता हूं मैं, अलग अलग भाग कर देता हूं। ये कर दिए मैंने अलग अलग भाग, टेबल बना दिया मैंने। आपको इसका क्रम मालूम होना चाहिए, बस इतनी बात दिमाग में रखो। क्रम याद रहेगा तो सूत्र बहुत जल्दी याद होंगे। क्रम कैसा? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक। ये वाला क्रम मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं टेन कॉट कास सेक कोसेक और कोसेक, ऐसा नहीं, उल्टा सीधा नहीं। साइन के बाद कास, कास के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, सेक और फिर कोसेक। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कास, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक। क्रम याद होना चाहिए। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसा याद होना चाहिए। ठीक है, बन गया फार्मूला पूरा याद। देखिए
साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, उधर चेक करते जाओ सही है कि नहीं है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, देख लो, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब नीचे वाले काट थीटा, इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे, आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। हो गए याद। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ये हो गए याद। मतलब जहां पर यल दिखेगा उसको लंब बोलना है आपको, जहां पर के दिखेगा या ये दिखेगा उसको आधार बोलना है, और जहां पर के दिखेगा उसको कर्ण बोलना है। ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। लंब जो है ना, लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और आधार है तो इसको बेस बोला जाता है, बेस। और इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, कर्ण को। ठीक है ना। और अगर इंग्लिश में याद रखना है तो इंग्लिश के लिए भी आप फार्मूला बना सकते। देखिए कैसे इंग्लिश के लिए भी फार्मूला बना सकते। हालांकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाली भी टेक्निक बता देता हूं मैं। ऐसा आई है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हिंदी में याद करना है, आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में याद कर लो, इंग्लिश में याद करना है तो इंग्लिश में याद कर लो। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे अगर इसकी फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो अभी बनाया था इसको बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। और आपको मालूम है कि परीक्षा में क्या होता है, टाइम की दिक्कत आती है ना, आती है कि नहीं। तो इसकी और कोई टेक्निक अपनाना पड़ेगा। तो मैंने जो टेक्निक अपनाई उस टेक्निक को समझो जरा आप, अच्छी टेक्निक लगी मुझे। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, और ये थीटा है। आप मुझे बताओ कि ये लंब है कि नहीं है। हाँ। ये आधार है कि नहीं। हाँ है। और ये कर्ण है कि नहीं है। हाँ है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर ये थीटा रहेगा तो ये लंब हो जाएगा। ये थीटा अच्छा, आप बोलेंगे कि सर ये वाला थीटा रहेगा तो क्या ये लंब हो जाएगा। नहीं, अरे थीटा क्यों रहेगा भाई, ये 90 अंश का कोण है ना, ये थीटा थोड़ा रहेगा। थीटा नहीं रहेगा, ये तो फिक्स है ना। थीटा तो वो है जो हमें नहीं मालूम, ये तो मालूम है हमें 90 अंश का कोण है। ठीक है। तो थीटा ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ऐसा। देखिए मैंने कैसे याद रखा इस सूत्रों को। मैंने ऐसे याद रखा कि साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, इसका क्रम याद रखा अच्छे से। और आपको भी ऐसे ही करना है, क्रम याद रखो। पहले सबसे पहले साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इसके बटे ये। देखिए ऐसा लंब, साइन थीटा इसके बटे ये, कास थीटा इसके बटे ये, साइन थीटा इसके बटे ये, कास थीटा इसके बटे ये, टेन थीटा इसके बटे ये। पहले इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, और बाकी के तीन इनको पलटा दो तो बाकी के तीन हो जाएगा। देखना साइन थीटा इसके बटे ये, कोसेक थीटा इसके बटे ये, कर्ण बटे लंब बन गया। कास थीटा इसके बटे ये, तो सेक थीटा इसके बटे ये, उल्टा। देखिए आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार,
टेन थीटा इसके बटे ये, तो कॉट थीटा इसके बटे ये। थोड़ी सी अटपटा लगेगी, मैं तो क्या है ऐसा देखता हूँ मैं, जैसे मान लिया जाए कि क्या है समकोण त्रिभुज है, हाँ समकोण त्रिभुज है, मैंने समकोण त्रिभुज ये बना दिया, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, साइन थीटा इसके बटे में है, कास थीटा इसके बटे में है, टेन थीटा इसके बटे में है, और बाकी के इनको पलटा दिया तो बाकी के बन गए। ठीक है ना, ऐसा याद रखेंगे, टाइम बर्बाद नहीं होगा और थोड़ी सी एक बार की मेहनत लगेगी, लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। साइन थीटा लंब बटे आधार कर्ण, बस। कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा टेन को पलटा दो, सेक थीटा कास को पलटा दो, कोसेक थीटा साइन को पलटा दो, बस हो गया याद। ठीक है, अगली क्लास से पहले ये सारे फार्मूले याद करके रखना। ठीक है, सारे फार्मूले याद करके आना, और अगली क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। थोड़ा सा हैंड रेस कर दो, अगर किसी को कोई बात है या समझ में नहीं आया तो बात कर लो, हैंड रेस कर लो, और कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो यहां पर मैं बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले हैंड रेस कर दो आप, इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जल्दी बोलो, हाँ एमडी बोलो। हाँ सर एक बार ग्रीक वर्ड बता दीजिए। क्या क्या ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड क्या बता दूं? एक बार बता दीजिएगा क्या क्या होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम क्या है हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में 52 खड़ी होती है, अ आ ई क ख ग घ ऐसी कितनी होती, 52 कैरेक्टर होते हैं। हिंदी में 52 कैरेक्टर हो गए। और इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो ABCD होती है, ABCD कितने होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, है ना। ऐसे ही ग्रीक वर्ड जो है वो कितने होते हैं, 24 लेटर होते हैं। जैसे इंग्लिश में छोटी ABCD बड़ी ABCD, बड़े कैरेक्टर छोटे कैरेक्टर, ऐसे ही ग्रीक में भी 24 लेटर होते हैं। 24 में पूरी लैंग्वेज बन जाती है उनकी। ये भी छोटे होते हैं बड़े होते हैं। अब ये लेटर कौन से होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा लेमडा डेल्टा ओमिक्रॉन साई फाई काई टाई टाउ, है ना, इप्साइलन उपसाइलेन, ये क्या है, सारे कैरेक्टर जो है ग्रीक वर्ड है। तो जो थीटा है ना, थीटा ग्रीक वर्ड से ही उठाया है थीटा, और थीटा को प्रदर्शित किया जाता है काय के लिए, कोण की माप के लिए। काय के लिए, कोण की माप को प्रदर्शित करने के लिए। थीटा फाई साई, ये सामान्यतः तीन जो नाम है ये कोण की माप को प्रदर्शित करते हैं। इनका मान कुछ भी हो सकता है भाई, थीटा का मान 10 अंश हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है ना। अच्छा अब सुनिए जरा ध्यान से, ये मेरे पास में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, और घुमाने के बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे समकोण तो समकोण ही है ना। ये क्या हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। इसका मैंने नाम अगर रख दिया ABC, सुनिए ध्यान देना इधर, 90 तो 90 ही रहेगा, घुमा दो चाहे कुछ भी कर लो। अगर ये थीटा होगा तो लंब कोण होगा, बस इस बात को ध्यान रख लो आप। अगर ये थीटा होगा तो लंब कोण होगा, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। बस केवल ये बात दिमाग में रखो, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अब आप बोलेंगे कि थीटा कैसे पता चलेगा कि ये है कि ये है, ये कभी थीटा नहीं होगा ये तो समकोण है, थीटा या तो ये होगा या तो ये होगा। तो आपको बोला जाएगा कि थीटा ये कोण है कि सी कोण है, ऐसा बोला जाएगा। आई बात समझ में। और 90 अंश के और थीटा के बीच की साइड को, भुजा को ही आधार बोला जाता है, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण बोला जाता है। ठीक है, अब सुनिए जरा बात को, कहानियां कैसे बदलती है, कहानियां कैसे बदलती है। मान लिया जाए कि मेरे पास में यही त्रिभुज है, यही वाला त्रिभुज है, और मैं इसको बदल देता हूं, इसको बदल देता हूं, ये ऐसा कर देता हूं मैं, ये ऐसा कर दिया या ऐसा कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, कैसा भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लिया जाए ये 90 अंश का तो कोण ही फिक्स है। अगर ये थीटा है
तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। और 90 और थीटा के बीच की भुजा को ही आधार बोला जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा जो रहेगी वो कर्ण रहेगी। आई बात समझ में? अब वो त्रिभुज ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, कुछ भी रहे, आड़ा टेढ़ा जैसा भी रहे, जिसको थीटा बोलोगे उसके सामने की भुजा लंब, बस केवल इतनी सी बात याद रखना है। और सुनिए, अभी तक हमने केवल समकोण त्रिभुज की बात की है। मान लिया जाए कि आपको समकोण त्रिभुज दिया ही नहीं है और इस कोण की माप आपको थीटा दी हुई है। जब तक समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तब तक त्रिकोणमिति नहीं लगेगा। आई बात समझ में? त्रिकोणमिति केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। अब आप बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज नहीं तो फिर क्या, इतना बड़ा चैप्टर है त्रिकोणमिति, और अगर समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो क्या हम इसको हल नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन कैसा? किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो। देखिए मैंने लंब डाल दिया, यहां पर लंब डाल दिया। लंब डाला तो आपके पास में एक त्रिभुज ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो इस समकोण त्रिभुज में लंब कौन होगा? तो ये होगा भैया, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा। आधार कौन होगा? तो ये होगा आधार, क्योंकि 90 और थीटा के बीच की भुजा को आधार बोला जाता है। और कर्ण कौन होगा? तो ये बनेगा कर्ण, ये हो गया। आई बात समझ में? अगर मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज इधर भी तो बन रहा, इधर भी तो बन रहा है, इधर मान लिया जाए कि ये कोण फाई है, ये कोण कौन सा है? फाई है। ये कोण कितना है? फाई है। तो फाई के लिए कौन बनेगा? लंब। तो इसके सामने की भुजा कौन है? ये लंब है। इस त्रिभुज का लंब ये बनेगा, और ये 90 अंश का कौन है? तो ये आधार बनेगा, और ये कर्ण बनेगा। बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। अब आप बोलेंगे कि इस त्रिभुज की बात की जा रही है कि इस त्रिभुज की बात की जा रही है? तो आपसे बोला जाएगा कि साइन फाई बराबरी से कितना होगा। सुनिए, साइन फाई बराबर से कितना होगा, ऐसा बोला। तो फाई लिखा है ना, यहां पर फाई लिखा है ना, तो फाई वाला त्रिभुज देखना पड़ेगा अपने को, ये फाई वाला त्रिभुज देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? अरे यहां पर जो लिखा है ना वो वाला त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज ये वाला। अब ये सफेद वाला मत देखो, इधर वाला मत देखो, क्योंकि फाई बोला ना, थीटा बोलेंगे तब ये वाला त्रिभुज देखना पड़ेगा। साइन फाई बोला ना, तो फाई का मतलब क्या हो गया भाई? आपको मालूम है ना कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और मुझे एक बात बताओ कि इसमें लंब कौन है? थीटा के सामने वाला लंब है, मतलब इसका नाम डी है मान लिया जाए, तो बी डी बटे कर्ण ए डी। आई बात समझ में? अगर आपसे बोला कि साइन थीटा का मान बताइए, तो थीटा कौन से त्रिभुज में है? तो आप बोलेंगे कि थीटा तो ये वाले त्रिभुज में है, इस समकोण त्रिभुज में है थीटा। तो इस समकोण त्रिभुज में मुझे एक बात बताइए कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में लंब कौन है बताइए? तो आप बोलेंगे कि ये वाला है लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो ये हो जाएगा ए बी, है ना, ये वाली भुजा है ना लंब। और कर्ण कौन सी भुजा है? ए सी। बस हो गया काम। यही चीजें करना है हमें। और अगली क्लास में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर ये सारी बातें बड़ी स्पष्ट हो जाएगी और आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट डाउट पूछ लो, और फिर हम क्लास को एंड कर रहे हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। बताओ फटाफट। हैंड रेज नहीं आ रहा, मतलब ये मान रहा हूं मैं कि सभी को सारी बातें क्लियर यहां पर हो चुकी है, ठीक है। अदरवाइज हैंड रेज कर लो। हाँ, संध्या कुमारी, साक्षी, सचिन, फटाफट हैंड रेज कर लो भाई।
अगर कुछ पूछना है तो। नहीं तो चलिए हम क्लास को एंड कर रहे हैं, और अगली क्लास में आने से पहले पूरे फार्मूले अच्छे से याद करना, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में ऐसे ही चलेगा, इतना क्लियर रहेगा तब आगे समझ में आएगा, फिर हम इतना पढ़ेंगे, फिर इतना क्लियर रहेगा तब आगे समझ में आएगा, फिर और पढ़ेंगे, फिर इतना पूरा क्लियर रहेगा तभी आगे समझ में आएगा। ये फंडा होता है त्रिकोणमिति का। तो इतना मैं पूछूंगा भी, अगली क्लास में पूछूंगा भी आप लोगों से, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू।